मेरा नाम कनिका है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा क्या था, तो शायद मैं उस दिन का नाम लूँगी जब मुझे अपनी शादी से ठीक 15 दिन पहले पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये सुनते ही शायद आपको लगेगा कि मैं कोई पापनी हूँ या फिर किसी गुप्त प्रेमी कहानी की शिकार, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। सच तो यह है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सब मेरे साथ कब और कैसे हुआ। उस दिन जब डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे हाथ में दी थी तो मेरे होश उड़ गए। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि जैसे छाती फट जाएगी, हाथ कांपने लगे। मैं चुपचाप डॉक्टर के सामने बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, कनिका, आपको 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। मेरे कान सुन्न हो गए, मेरा सिर घूमने लगा, मेरे गले में कोई आवाज़ नहीं निकली। गल उठी तो माँ ने चेहरा देखा। मुझे देखकर ही उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने जैसे हिम्मत जुटाकर अपनी सच्चाई बताई तो वो आग बबूला हो गई। क्या कहा तूने? पेट से है तू? कनिका, ये तूने क्या कर डाला? किसका पाप है ये? माँ की आंखों में गुस्सा, दर्द और तिरस्कार सब कुछ था। वो मुझे कोसने लगी। मैंने तुझे इतने संस्कार दिए थे, तुझे अकेले पाला, और तूने मेरी नाक कटवा दी। मैं रोती रही, कसम खाती रही। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहती हूँ। लेकिन माँ को मेरी बात झूठी लगती थी। उनके दिल में शक की एक दीवार खड़ी हो गई। मेरी शादी 15 दिन बाद होनी थी। लड़का इंजीनियर था, परिवार अच्छा था, सब कुछ थे। लेकिन जब माँ ने सारी सच्चाई बताई तो लड़का ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। हमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसे दाग हो, ये कहते उन्होंने हमें ताने मारे, रिश्तेदारों के सामने अपमानित किया। मेरा दिल चीर गया। मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, वो टूट चुकी थी। शादी टूटने के बाद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पड़ोसी ताना मारते, रिश्तेदार फोन कर पूछते। माँ ने तय किया कि हमें ये शहर छोड़ना होगा। अब हम अपना पुराना घर छोड़कर दूसरे शहर आ गए। यहाँ हम किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे। दिन बीतने लगे, मेरे पेट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं घर से निकलने से कतराती थी। कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई पहचान न ले। रात को अक्सर मैं किले में रोती, माँ सो जाती और मैं छत पर जाकर आसमान को ताकती रहती। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये किसकी गलती है। मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। एक रात में जब बिस्तर पर लेटी थी, अचानक मुझे वो दिन याद आया जब माँ बीमार थी और 3 दिन अस्पताल में भर्ती थी। तब मैं घर पर अकेली थी। हमारे पड़ोसी अंकल रमेश अक्सर माँ की मदद करने आया करते थे। उसी रात मुझे याद है कि उन्होंने खाने में दवाई मिलाई थी, ये कह के थोड़ी कमजोरी दिख रही है, खा लो, नींद अच्छी आएगी। उस रात के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ इतना कि सुबह उठी तो शरीर भारी भारी था, अजीब दर्द था। मैंने सोचा था शायद कमजोरी की वजह से ऐसा है, लेकिन अब मैं उन बातों को जोड़ती हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिर उठती है। क्या हो सकता है? उस रात मैंने उस ख्याल को झटक दिया। खुद से कहा, नहीं कनिका, तू ये तुझे सोच भी कैसे सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मन में डर की एक दरार पड़ चुकी थी। माँ धीरे धीरे मुझसे नाराजगी कम करने लगी थी। शायद उन्हें भी लगने लगा कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा थकान और बोझ दिखता। कभी कभी मुझे देखकर आंसू आती और कहती, कनिका, पता नहीं किस पाप का बोझ तुझ पर डाल दिया भगवान ने। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप रो दी थी। 9 महीने का समय जैसे जैसे गुजरा, मैंने हर दिन अपने भीतर पल रहे बच्चे को महसूस किया। कई बार मन हुआ कि इसे खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचा, इसमें बच्चे का क्या कसूर? यह बच्चा ही मेरी जिंदगी की एकमात्र सच्चाई है। डिलीवरी का समय आया। मैं अस्पताल में थी। दर्द ऐसा नहीं था। माँ मेरे साथ थी। घंटों की पीड़ा के बाद आखिरकार एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई। नर्स ने बच्चे को मेरी गोद में रखा। मैंने जैसे उसकी शक्ल देखी तो मेरी सांसें अटक गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब नर्स ने बच्चे को मेरी गोद में रखा तो मेरी आंखों में से देखकर जम सी गई। दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। उसका मासूम चेहरा, लेकिन उसमें एक पहचान छिपी थी। वो आंखें, वो नाक, वो होठ, सब किसी से मिलते जुलते थे। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। मैं चीख पड़ी, ये शक्ल तो माँ! माँ ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने हिम्मत कर बच्चे को माँ के सामने किया। माँ की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये शक्ल तो रमेश पड़ोसी अंकल, जो हमारी मदद करने आता था, जो माँ के सामने हमेशा सज्जन बनता था। मैं बिस्तर पर लेटी थी, बच्चा मेरे पास था, लेकिन नींद गायब थी। अतीत की यादें बार बार दिमाग में घूम रही थी। वो रात जब माँ अस्पताल में थी, तो वो रात जब रमेश अंकल ने मुझे खाने में दवा दी थी, वो अजीब सा दर्द, वो कमजोरी, अब सब कुछ साफ हो रहा था। उस रात मैं अकेली थी और शायद उसी रात मेरी जल लूटी गई। मैंने धीरे धीरे माँ को सब बताया। उन्होंने सुना और वो कुर्सी पर बैठ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, मैं तो उसे अपना भाई मानती थी, सोचा थी वो मेरा मददगार है, और उसने मेरी बेटी के साथ माँ का रोना धोना थमने का
नाम नहीं ले रहा था। वो खुद को दोष देने लगी। अगर उस रात में तुझे अकेला छोड़कर न जाती तो अगर मैं जरा सी भी समझ पाती तो वो आदमी कैसा है। मैं उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, ये आपकी गलती नहीं है, गलती उस राक्षस की है जिसने मुझे मजबूर और बेबस देखकर शिकार बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि हम क्या करें। क्या इस सच्चाई को सबके सामने लाएं? क्या पुलिस में रिपोर्ट करें? माँ बोली, कनिका, पुलिस में जाऊंगी तो लोग 1000 सवाल पूछेंगे। रिश्तेदार समाज अब तुझे ही गंदा कहेंगे कि तूने बदनामी फैलाई, तेरा बच्चा भी ताने झेलेगा। मैंने सोचा माँ सही कह रही है, लेकिन फिर मन में ने कहा क्या मैं चुप रहकर उस दरिंदे को बचने दूं। रात को जब बच्चा रोता मैं उसे सीने से लगा लेती। उसकी मासूम आंखें मुझे देखती तो मैं पिघल जाती। मैं खुद से कहती, इस मासूम का क्या कसूर, ये तो मेरी ताकत बनेगी। लेकिन हर बार उसके चेहरे में रमेश की शक्ल दिखती और मैं कांप उठती। माँ ने कहा कि हमें अब इस शहर में अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाहिए। पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा नौकरी करूँ ताकि बच्चे को पाल सकूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बच्चे छोटे थे, उन्हें पढ़ाकर कुछ पैसे मिलने लगे। माँ भी सिलाई कढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन किस्मत को शायद ही मंजूर नहीं था। एक दिन जब बच्चे को गोद के लिए बाजार गई तो दूर से किसी ने मुझ पर पड़ी। वो रमेश था। उसकी आंखें मेरे बच्चे पर गड़ी हुई थी और फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। मेरा खून खोल उठा। मैं तुरंत मुड़ी और तेज कदमों में से घर आ गई। दिल की धड़कन तेज थी। उस रात में सो नहीं पाई। मुझे लगा जब तक रमेश जिंदा आजाद घूम रहा है तब तक मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। मैंने ठान लिया, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे लोग उंगली उठाए, अब मैं रमेश को बेनकाब करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबूत कहाँ से लाऊं। वो रात बीते कई दिन महीने हो गए। मेरे पास ना कोई गवाह, ना कोई रिकॉर्ड, सिर्फ मेरा बच्चा ही था जिसकी शक्ल रमेश से मिलती थी। एक दिन अखबार मैंने पढ़ा, डीएनए टेस्ट में किसी बच्चे के असली पिता का पता लगाया जा सकता है। मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने उसी को अपनी योजना बताई। वो घबराई। कनिका, ये रास्ता बहुत कठिन है, रमेश चालाक आदमी है, अगर उसने हमें फंसा दिया तो। मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ अब डरने का वक्त नहीं। अगर मैं आज चुप रही तो कल ना जाने कितनी और कनिका इस नरक में गुजरेंगी। माँ चुप हो गई। शायद उन्हें मेरी आंखों में आग दिखी। एक दिन मैं बच्चे को लेकर सीधे रमेश के घर पहुंची। दरवाजा उसने खोला। मुझे देखकर वो चौंका, लेकिन तुरंत सामान्य बन गया। अरे कनिका, तुम यहाँ कैसे? ये बच्चा किसका है? उसकी आंखों में चिराकी थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ये बच्चा तुम्हारा है। रमेश पर जोर से हंसा। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पागलपन हो गया है कि? मैंने कहा, झूठा ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं डीएनए टेस्ट करूंगी और सच्चाई सामने आएगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कनिका ने खुद ही गलत किया और अब रमेश पर इल्जाम लगा रही है। रमेश ने पैसे और रिश्तों का जाल बुन दिया। समाज उसके साथ करता है, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं बच्चा गोद में लेकर साथ थाने पहुंची। इंस्पेक्टर से मेरी बात सुनी, लेकिन हंसी सीधे थाने पहुंची। लेकिन हंसी उड़ाई। बिटिया, इतने महीने बाद सबूत कहाँ है? और सिर्फ शक्ल देखकर कोई केस नहीं बनता। मैंने कहा, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर ने टालमटोल की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने महिला संगठन से संपर्क किया। महिला संगठन ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया। आखिरकार रमेश को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। पुलिस के आदेश पर आखिरकार रमेश को डीएनए सैंपल देने के लिए बुलाया गया। वो आदमी जो हमेशा दूसरों के सामने सजनता का मुकुटा लगाता था, उस दिन थाने के बाहर बेचैन खड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, कनिका, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकती है? समाज मेरा साथ देगा, तेरा नहीं। मैंने बच्चे को गोद में कसकर पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, समाज के डर से ही औरतें चुप रहती हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तेरा सच सबके सामने आएगा। डीएनए सैंपल जमा और फिर शुरू हुआ इंतजार। हर दिन मुझे लगता आज रिपोर्ट आएगी। मेरा दिल धड़कता रहा। माँ भी बेचैन थी। आखिरकार वो दिन आया। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और मेरी तरफ देखकर रिपोर्ट आ गई है। मैंने सांसें रोकी और माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। डीएनए मैच करता है, बच्चा रमेश का ही है। ये सुनते मेरी आंखों में आंसू छलक गए। माँ ने मुझे गले लगा लिया। रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुआ। रमेश पर बलात्कार का मुकदमा चला। अदालत में जब मुझे गवाही देनी पड़ी तो वो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। जज ने पूछा, कनिका, क्या तुम अदालत को बता सकती हो उस रात क्या हुआ था? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। माई लॉर्ड, उस रात मैं अकेली थी। रमेश ने मुझे दवा दी और मेरी भविष्य का फायदा उठाया। मुझे तब तक कुछ याद नहीं रहा, लेकिन आज ये बच्चा उसके अपराध की सबसे बड़ी गवाही है। पूरा कोर्ट रूम सन हो गया। रमेश ने बचने की बहुत कोशिश की। उसके वकील ने कहा, लड़की झूठ बोल रही, उसने किसी और से संबंध बनाए हैं।
अब ये हमारे वकील पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और पड़ोसियों के बयानों से सारा खेल पलट दिया। आखिरकार जज ने फैसला लिया, रमेश दोषी है, उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट का हथौड़ा गिरा और मेरे सीने का बोझ हल्का हुआ है। शुरू में लोग मुझे ही गंदा कहते थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आई तो वही लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करने लगे। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आकर कहती, बहन तूने वो किया जो हमसे से कोई नहीं करने की हिम्मत कर पाती। तूने औरतों का मान बढ़ाया। मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। मैं रोज अपने बेटे को देखती, अब मेरे चेहरे पर मुझे रमेश की शक्ल नहीं दिखती थी। अब वो सिर्फ मेरा बच्चा था, मेरी जान, मेरी ताकत। मैंने उसका नाम रखा अदत, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई बंटवारा, कोई झूठ नहीं रहेगा। वो सच और साहस का प्रतीक बनेगा। मेरी माँ जो कभी मुझे कोसती थी, अब गर्व से कहती, मेरी बेटी न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी बल्कि औरतों को भी रास्ता दिखाया। उनकी आंखों में पछतावे की जगह गर्व था। आज जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ तो मुझे एहसास है कि मेरी जिंदगी आसान नहीं, लेकिन मैंने सीखा चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। अगर मैंने चुप्पी साध ली तो रमेश जैसे लोग और भी लड़कियों को बर्बाद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी हर लड़की तक पहुँचे, ताकि वो समझ सके गुनहगार हमेशा सजा पाता है। बस हिम्मत चाहिए। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अदत की परवरिश है। मैं उसे ये सिखाऊंगी, औरतों का सम्मान सबसे बड़ी इबादत है। कभी कभी रात को जब वो मेरी गोद में सो जाता तो आसमान की तरफ देखती हूँ और कहती, भगवान तूने मुझे दर्द दिया, लेकिन साथ ही मुझे ताकत भी दी, और मैं अब कभी नहीं टूटूंगी नहीं। दोस्तों, मेरी ये कहानी, कनिका की कहानी, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन तमाम औरतों की है जिन्हें समाज के डर से चुप रहना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है। हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। हर कहानी कनिका की कहानी बदल सकती है। अगर हम सब मिल सच का साथ दें तो आवाज उठाओ, हाथ बढ़ाओ और समाज को ऐसा बनाओ जहाँ लोग डर कर नहीं, इज्जत से जी सके। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।